इंडिया में रहते हुए आज की डेट में हमें ये पता है कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। बट फन फैक्ट, एक्चुअल में वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ही नहीं, वो एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट है। एंड फॉर दैट मैटर कोई भी गवर्नमेंट या पार्टी, फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्लेम करती है कि वो एक कम्युनिस्ट पार्टी है, वो एक्चुअल में कम्युनिस्ट है ही नहीं, वो एक सोशलिस्ट पार्टी है। तो उनमें क्या कमी है या वो क्यों कम्युनिस्ट पार्टीज़ नहीं है, ये समझने के लिए हमें कार्ल मार्क्स को समझना पड़ेगा। और इसी को हम कहते हैं मार्क्सिज्म। मार्क्स दो चीज़ों के बारे में बात करता है, एक इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, दूसरा डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। तो यह है क्या? कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में जैसे कि हमें पता ही होगा कि जो नेचर होता है वो फोर्स प्रोवाइड करता है कि एवोल्यूशन किस स्पीड से या किस डायरेक्शन में होगा। वैसे ही कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी है वो फोर्स प्रोवाइड करता है कि हिस्ट्री किस डायरेक्शन में जाएगी और हिस्ट्री का एवोल्यूशन किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो एक बेस है और सोसाइटी, कल्चर, गवर्नेंस, पॉलिटी जो भी है वो एक सुपर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इकोनॉमी डिटरमिन करती है बाकी फैक्टर्स को, सुपर स्ट्रक्चर्स को। दूसरी चीज़ है डायलेक्टिक मटीरियलिज्म। डायलेक्टिक मटीरियलिज्म को समझने के लिए हमें एक और फिलोसोफर को समझना पड़ेगा जिसको कार्ल मार्क्स ने भी समझा और उससे इंस्पायर्ड होकर इसने अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाई। फिर तो हिगल के हिसाब से जो हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन है वो डायरेक्ट रिजल्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स का। कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का? आइडियाज़ का। तो वो तीन चीज़ों की बात करता है, थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। हीगल के हिसाब से जो हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन होता है, हिस्ट्री जिस हिसाब से आगे बढ़ रही होती है, वो डायरेक्ट रिजल्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ का। इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये टी शर्ट का कलर है, ये ब्लैक है, ये हो गया थीसिस। इस चीज़ को मैं और कैसे समझा सकता हूँ? मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये वाइट नहीं है, तो ये हो गया एंटीथेसिस। अब थीसिस एंटीथेसिस मिलके क्या बनाते हैं? सिंथेसिस। तो ये ब्लैक है और ये वाइट नहीं है, तो ब्लैक एंड वाइट मिलके क्या बनाते हैं? ग्रे। तो ये हो गया सिंथेसिस। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडिया था वो उसे हम थीसिस समझ सकते हैं। उसके बाद जो रेन ऑफ टेरर आया वो एंटीथीसिस कह सकते हैं, एकदम अपोजिट आइडिया। और उनका सिंथेसिस क्या हुआ? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो फ्री सिटीजन्स कहलाने लगे। तो हिगल के हिसाब से जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो आइडियाज़ का होता है, मार्क्स के हिसाब से ये क्लास का कॉन्फ्लिक्ट होता है। और हिस्ट्री तो आगे बढ़ ही रही होती है अलग अलग स्टेजेस में इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू। तो मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री इवॉल्व करती है अलग अलग स्टेजेस में, जैसे हम इवॉल्व हुए हैं अलग अलग स्टेजेस में। नंबर 1, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म वो टाइम जब हंटर एंड गैदरर्स हुआ करते थे और केव ड्वेलर्स हुआ करते थे। हम एकदम ही इनिशियल स्टेज ऑफ एवोल्यूशन में थे, जब हमने रिसेंटली आग जलाना सीखा ही था, कपड़े वपड़े पहनना हमने शुरू ही करा था। उस टाइम पे क्या था? सारे लोग इक्वल थे, कोई ऊंच नीच, कुछ डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं था, कोई क्लास एग्जिस्ट करता ही नहीं था, पैसे एग्जिस्ट नहीं करते थे, लोग उतना ही हंटिंग करते थे जितना उन्हें ज़रूरत होता था। तो बेसिकली सोसाइटी काफ़ी हार्मनी में चल रही थी, बहुत पीस था लोगों के बीच में स्पेशली। उसके बाद क्या होता है कि स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन आता है। अब जब ह्यूमैनिटी ने एग्रीकल्चर करना सीख लिया और अब वो फूड स्टोर कर सकते थे सरप्लस में, तो अब उनके पास टाइम बचने लगा। अब उनको सोचना नहीं पड़ता था कि अब उन्हें हंटिंग करने जाना पड़ेगा या उन्हें खाने के बारे में सोचना पड़ेगा। अब वो अपने टाइम को बाकी के कामों में यूटिलाइज कर सकते थे, जैसे कि फिलॉसफी कर सकते थे। और ये जो बाकी के मैनुअल काम होते थे जिस पे बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर होता था, ये स्लेव वगैरह कर सकते थे। तो ऐसी सोसाइटी के एग्जांपल्स हम देख सकते हैं जो एंशिएंट ग्रीक सोसाइटीज़। वहाँ पे तो स्पेशली जो लोग होते थे वो ये मान के चलते थे कि भाई हम ये जो फिजिकल काम है ये हम नहीं करेंगे, हमारा काम है बस सोचना, हम दिमाग चलाएंगे। वो ऐसा क्यों सोच पाते थे? क्योंकि उनके पास स्लेव्स होते थे जो कि ये जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करते थे। वो ये सारे काम करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे। तो ये स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन था, जब लोग स्लेव वगैरह रखा करते थे। उसके बाद आता है फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब जब स्लेव्स थे ही ऑलरेडी इनके पास, तो क्यों ना इनको यूज़ करा जाए प्रोडक्शन में। तो ये लोग चीज़ें प्रोड्यूस करते थे और अब मर्चेंट्स भी आ गए हैं सीन में। अब तो ये मर्चेंट्स क्या करते थे? ये सामान को लेके बेचना और ट्रेड वगैरह किया करने लगते थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सोसाइटी थोड़ी सी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है।
पहले तो नॉर्मल लोग थे, उन्होंने स्लेव्स बना लिए। अब क्या है कि अब एक किंग है, किंग के नीचे काम करने वाले नोबल्स हैं, नोबल्स के नीचे काम करने वाले नाइट्स हैं, और नाइट्स के नीचे काम करने वाले पेजेंट्स हैं, जिनको सर्व्स बोला जाता था। इसका जो सबसे रीसेंट एग्जांपल जो मेरे ध्यान में आ रहा है वो है गेम ऑफ थ्रोन्स। जो उसमें पूरा जो सोसाइटी है जो दिखाया गया है वो एक फ्यूडल सोसाइटी है। अब जब सोसाइटी इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से चल ही रही है, सर्व्स, पेजेंट्स, ये सारे लोग हैं अब जो कि बेसिकली स्लेव्स की तरह ही काम कर रहे होते थे, तो अब क्यों ना इनसे प्रोडक्शन करवाया जाए। तो ये चीज़ों को प्रोड्यूस करते थे, शराब वगैरह बनाते थे फॉर एग्जांपल। और जो अब एक मर्चेंट क्लास भी आ गया है जो कि इन चीज़ों को ट्रेड करेगा और अपने पैसे बनाएंगे, और यही क्लास आगे जाके फिर क्या कहलाते हैं, बूर्जुआजी। इस वर्ड को ध्यान रखना क्योंकि हम इसे बार बार यूज़ करते रहेंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही छोटे स्केल पे हो रहा था, तो जैसे जैसे चीज़ें और सोफिस्टिकेटेड होती गई और प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होने लगा, तो ये बुर्जुआ क्लास जो थे ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगे। तो अब ये जो मर्चेंट्स थे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होने लगे, क्योंकि भाई अब पैसे वैसे का भी इन्फ्लुएंस आने लगा था यहाँ तक। इससे पहले कोई पैसा और ये सब यूज़ नहीं होता था। फ्यूडलिज्म में क्या था कि अगर कुछ देना है तो भाई एक पीस ऑफ लैंड दे दिया, ऐसे चीज़ें चल रही थी। बट अब पैसा भी आ गया, फिर धीरे धीरे जाके इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, तो फ्यूडलिज्म धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और सबसे लास्ट में फ्यूडलिज्म कहीं से गया तो वो था रशिया से। अब सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट हो गई, हर चीज़ का एक मॉनिटरी वैल्यू है। अब बस चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना है और बेचना है और पैसे बनाने हैं। कंट्रीज़ जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इन लोगों ने दूसरे कंट्रीज़ को कॉलोनाइज करना शुरू करा कि वहाँ के जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करें, और उनके यहाँ पे तो उन्होंने इंडस्ट्रीज़ बनाई ली थी, तो वहाँ पे वो लोग प्रोड्यूस करें और बेचे फिर। तो ये जो फिनोमिना है ये इम्पीरियलिज्म कहलाता है। यहाँ पे दो ही क्लासेस हैं अब इम्पॉर्टेंट, एक बुर्जुआजी जो पैसे वाले हैं, जो इंडस्ट्रीज़ और ये सब कंट्रोल कर रहे हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनका एक ही काम है कि भाई पैसे बनाना है। दूसरा प्रोलेटारियत, ये वो हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, वर्कर्स होते हैं, और इनको बस उतने ही रुपए दिए जाते हैं कि भाई इनका जीने खाने का ही हो सके बस। लेकिन मार्क्स के हिसाब से कैपिटलिज्म एक्सप्लॉयटेटिव तो है लेकिन वो प्रोग्रेसिव भी है, क्योंकि कैपिटलिज्म की वजह से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल हो पाया। पहले था कि सिर्फ उतना ही लोगों को मिल सकता है कि जितना उनकी ज़रूरत हो, तो ये जो ज़रूरत की चीज़ है इससे अब लोग फ्री हो गए। लेकिन यहाँ पे जो प्रोलेटारियत होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके पास अपना लेबर के अलावा और कुछ नहीं होता है देने को, और इस लेबर का फ़ायदा कौन उठाते हैं, ये बुर्जुआजी, अपना फ़ायदा कमाने के लिए। और मार्क्स के हिसाब से कि एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर वॉर हो जाएगा, रेवोल्यूशन आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, और ये जो पावर है ये शिफ्ट हो जाएगा बुर्जुआजी से प्रोलेटारियत के हाथ में एक रेवोल्यूशन के थ्रू। और ऐसा भी नहीं है कि रेवोल्यूशन एक दिन अचानक से हो जाएगा, ये धीरे धीरे होगा। जब वर्कर्स को लगेगा कि भाई सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो लोग डिप्रेस्ड है, रिप्रेशन चल रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उनकी जॉब जा रही है, तब ये धीरे धीरे ये आइडिया उनके दिमाग में आएगा कि नहीं भाई सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। और इसी अवेयरनेस के चलते फिर रेवोल्यूशन आएगा, और फिर वो जितने भी फैक्ट्रीज, माइंस, रेलवे, जो भी मोड्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं वो सबको अपने कंट्रोल में ले लेंगे, और फिर एक प्रोलेटारियत का डिक्टेटरशिप जैसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा। तो कैपिटलिज्म आने के पीछे का आइडिया क्या था कि वहाँ पे मर्चेंट्स को अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना था और वो अपने बारे में सोच रहे थे। तो वैसे ही जो अब वर्कर्स है, जो प्रोलेटारियत क्लास है, वो अब अपने बारे में सोचने लगे थे। तो सेम लॉजिक के चलते हुए फिर वो सिचुएशन अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और फिर आता है सोशलिज्म। अब जैसे कि हमने देखा कि रेवोल्यूशन वगैरह हो गया, इसका बेस्ट एग्जांपल है रशिया, जहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। अब जो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है ये सब ख़त्म कर दिया गया, तो अब रेवोल्यूशन हो चुका है और सोशलिज्म आ चुका है। तो सोशलिज्म के आइडिया के अकॉर्डिंग कोई भी वर्कर कुछ काम कर रहा होता है, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो वो एक सोशल प्रोडक्ट होता है और इस पे सभी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो इस पे सभी का राइट होता है, इस पे हर किसी का शेयर है। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब स्टेट जो है वो सारी प्रॉपर्टी को, सारे रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में ले ले, सबके बेनिफिट के लिए।
सोशलिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं कैपिटलिज्म को कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रॉफिट है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में है, और क्योंकि उनके पास पैसा है तो उनके पास पावर है, वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो सोसाइटी के नॉर्म्स तैयार करते हैं, वो सोसाइटी को डोमिनेट करते हैं, और फिर जो पुअर होते हैं उनके ऑप्शंस को लिमिट कर देते हैं। लेकिन अब सोशलिस्ट लोगों के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है एक पॉइंट पे आने के बाद, कि ये तो ठीक है कि जो भी प्रॉपर्टी है उस पर स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, बट ये कंट्रोल कितना होना चाहिए। तो कुछ का मानना है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, पर्सनल आइटम्स है जैसे क्लोथ्स, इनके अलावा सारी चीज़ पे स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, मतलब सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं वो थोड़ा सा लीनियंट होने को कहते हैं कि शॉप्स हो गए या फार्म्स हो गए, इनको भाई प्राइवेट रहने दिया जा सकता है, बट बाकी चीज़ों पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। अब जो लोग कहते हैं कि थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे शॉप्स और फार्म्स प्राइवेट रह सकते हैं, इनमें भी दो टाइप की आइडियोलॉजीज आने लगी, सेंट्रलिस्ट और डिसेंट्रलिस्ट। तो जो सेंट्रलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो कंट्रोल है ये गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, और जो डिसेंट्रलिस्ट है वो ये मानते हैं कि जो कंट्रोल है वो सबसे जो लोएस्ट लेवल पे है, जो पॉपुलेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, उनके पास होना चाहिए। और सोशलिज्म में यह है कि जो जितना काम करेगा उसे उतने ही पैसे मिलेंगे, ना ज़्यादा ना कम। तो इसके बाद आता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म की खास बात यह है कि ये एक यूटोपियन स्टेज है, ये कभी नहीं आने वाला कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, और एक स्टेटलेस सोसाइटी हो जहाँ पे गवर्नमेंट ना हो, और जो भी कुछ प्रोडक्ट थे कैपिटलिज्म के, जैसे कि स्टेट, नेशनैलिटी, सेक्सिज्म, फैमिलीज, एलियनेशन, सोशल क्लास, मनी, प्रॉपर्टी, कमोडिटीज़, क्लास, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ें तो कभी ख़त्म होंगी नहीं। तो वापस से बात करते हैं चाइना की। तो होना ये चाहिए था कि जो गवर्नमेंट था उन्होंने सारी चीज़ों को, सारे मोड ऑफ प्रोडक्शन को अपने कंट्रोल में ले तो लिया, बट उनको वो सारी चीज़ें गिव अप भी करनी थी। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि ह्यूमन ग्रीड एक चीज़ है, पावर का तो भूखा हर कोई है ही, और पावर का नशा, ओए होए। यही था मार्क्सिज्म सिंपल टर्म्स में।